लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के दो वादे जनता को खूब भाए थे। पहला वो जो उन्होंने अच्छे दिन लाने का किया था और दूसरा वो जो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर वो सत्ता में आए तो सबका साथ लेकर सबका विकास करेंगे। अब मोदी सरकार के इस दावे की पड़ताल का वक्त आ चुका है। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ ले रहे हैं? क्या वाकई मोदी सबका साथ लेकर सबका विकास कर रहे हैं? इसी गंभीर सवाल की तह तक जाने के लिए इंडिया न्यूज ने पिछले दिनों किया है सबसे बड़ा सर्वे। आपको बता दें जिसमें हमने 15 राज्यों के 67 शहरों को चुना और 67 शहरों के 6700 से ज्यादा लोगों पर इसी सवाल पर उनकी राय जानी। क्या रहे नतीजे जानने के लिए अगले 1 घंटे तक देखते रहिए इंडिया न्यूज का यह सर्वे, जिसमें चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सियासत की नामचीन हस्तियां, मुस्लिम धर्मगुरु, जिनका परिचय हम आपसे कराए देते हैं। इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ संबित पात्रा होंगे भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस से होंगी, राजीव रंजन हमारे साथ होंगे जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ अशोक वाजपेयी होंगे समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे साथ होंगे आध्यात्मिक गुरु, और मौलाना अंसार रजा साहब होंगे प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के मुस्लिम धर्मगुरु की हैसियत से भी, और आंकड़े हमें बताएंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। सबका विकास यही हमारे काम का मंत्र है। और आइए अब इस डिबेट को हम शुरू करते हैं। चित्रा त्रिपाठी का रुख करेंगे। सबसे पहले चित्रा बताएंगी कि क्या था वो सबसे पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा और क्या मिला उसका जवाब आंकड़ों की शक्ल में। बिल्कुल अनुराग, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि सबका साथ सबका विकास का जो दावा नरेंद्र मोदी ने किया था, उस दावे पर उनकी सरकार 1 सालों में कितनी खरी उतरी है। 16 मई को आए थे लोकसभा चुनावों के नतीजे और प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके एक बार फिर से उस लम्हे को याद भी किया। 26 मई वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर शपथ ली थी मोदी ने। लेकिन सवाल यह है कि 1 सालों में कितना बदलाव आया है, और इसी सवाल के साथ हम सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हम दिखा देते हैं। हमारा पहला सवाल लोगों के बीच में जाकर था ये, और देश का मिजाज इस पर क्या कहता है वो भी आपको दिखाएंगे। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार के आने के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बनकर ये सामने आ गया है 1 साल के भीतर। 34.03% लोग कहते हैं कि हाँ, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, जबकि नहीं कहने वालों का जो आंकड़ा है वो है आपके सामने। तकरीबन आपको बता दें कि 61.19% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि नहीं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। 4.78% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में हम कह नहीं सकते हैं। तो ये हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था अनुराग, क्योंकि इस सवाल को लेकर बार बार नरेंद्र मोदी पर उनकी सरकार पर उंगली उठती रही है, लेकिन जो नतीजे हैं वो अपने आप में पिछले 1 साल की कहानी को बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, टोपी न पहनने का मामला हो या इससे जुड़े तमाम ऐसे मामले हो, अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर के मोदी सरकार पर, और मोदी की जब सरकार नहीं थी, जब गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री थे वहां उनकी सरकार थी, तब भी उन पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब सरकार के तौर पर, देश की सरकार के तौर पर 1 साल जब पूरा होने जा रहा है मोदी सरकार का, तो 61.19% लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं बढ़े हैं। संबित पात्रा, आज खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं देखिए, मैं तो शुरू से ही खुश था और आगे भी खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है अपने लीडर के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। मगर बजाय ये मुझे आप पूछे कि मैं खुश हूं कि नहीं, आप उनसे पूछिए जो बहुत दुखी होंगे, जो एक गलतफहमी देश के मिजाज में बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक डिस इन्फॉर्मेशन देश में फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए मोदी जी के अंतर्गत आने के पश्चात कहीं ना कहीं मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के ऊपर अटैक हो रहा है। पूछ लेता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी दुखी हैं आप इस आंकड़े से? धराशायी हो गया है, पूछ लेता हूं संबित, मैं तुरंत पूछ लेता हूं, मैं फौरन पूछ लेता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप दुख में हैं इस समय इन आंकड़ों को देखकर? नहीं, हमें किसी बात का दुख नहीं है। जो जब से उनके सरकार बनने के बाद हमने मुद्दे उठाए हैं, घर वापसी का हो, लव जिहाद का हो, और जो भी चर्च अटैक्स हुए या जो भी मुद्दे आए हों सामने, हमने अपनी आवाज उठाई थी एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। हमने बताया था कि अगर हम इस राह को पकड़ेंगे तो ये हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। अब वो जनता के ऊपर है, जनता क्या डिसाइड करती है। ये जो भी आंकड़े हैं हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर आने वाले समय में भी इस तरीके के काम होंगे, हम उसमें अपनी आवाज बुलंदी से उठाएंगे, जैसे हमने पिछले 1 साल में उठाया है। ठीक है, मौलाना अंसार रजा साहब,
ये सवाल सबसे ज्यादा आपको परेशान करता था। क्या अब आपका कहना है ये आंकड़े जो कह रहे हैं उसे देखने के बाद? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह से ये सर्वे करवाया है। 61% जो लोग आपके कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मैंने इंट्रो में बता दिया था। जी जी जी, मैं एक बात रख रहा हूं, चूंकि वो सवाल जिस तरह से होता है उस तरह से लोग जवाब देते हैं। 67 शहरों में हुआ है 6700 लोगों पर। हिंदुस्तान में जब से मोदी की सरकार आई है, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, कुछ मुद्दे तो कुछ तंजीमें ऐसी निकल करके आई हैं जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की। मोदी साहब के काम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो किया, अच्छा किया बुरा किया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो माहौल पैदा किया गया है मुल्क का, जो कभी नहीं हुआ है 67 साल में, वो इधर 1 साल में हुआ है, जिससे पूरे हिंदुस्तान के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उन सबको तकलीफ हुई और निराशा हुई है। लेकिन उसके लिए लोग पूरे तौर पर मोदी को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। देखिए, मैंने पहले वो बात कह दी है कि मैं बात वो नहीं कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब की बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि मोदी साहब की सरकार आने के बाद कुछ ऐसी तंजीमें जिनका लोग नाम नहीं जानते थे, ऐसे ऐसे संगठन निकल करके आए हैं जिन्होंने मोदी साहब की छवि को खराब करने की तंजीमें या संगठन? वो संगठन को, उसी को तंजीम कहते हैं। आप दूसरे नहीं, फर्क है। देखिए, आप तंजीम कहेंगे तो मामला अलग चला जाएगा, आप संगठन कहेंगे तो फिर रुख कहीं और हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कहने का, जो संगठन जिनको लोग नाम नहीं जानते, संगठन, हाँ, जिन संगठनों के लोग नाम नहीं जानते थे, वो 1 साल में सब उभर करके सामने आ गए और सबने अपनी मौजूदराई दर्ज कराई कि मोदी साहब, हम भी आपके राज में रह रहे हैं, अब आप आ गए हैं। जिस तरह से मुझे एक जुमला आज तक याद है, बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक जुमला कहा था कि चूको मत चौहान, ये मुश्किल में मौका। तो अगर आपका मानना है कि कई संगठनों को मोदी साहब ने मंच दिया इस 1 साल में जिन्हें लोग जानते तक नहीं थे, तो क्या किस मकसद से दिया? अब ये तो साहब मोदी साहब बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। संबित पात्रा भी बता सकते हैं। हाँ, पात्रा साहब भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके अंसार रजा साहब के ये कहने का क्या मतलब है कि ऐसे संगठन जिनके नाम तक लोग नहीं जानते थे, 1 सालों में वो स्थापित हो गए? नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने और खास करके ऑपोजिशन ने आउट ऑफ द टर्न स्पीकिंग किया है। जब बोलना नहीं था तब बोला। मैं एक उदाहरण देता हूं, ज्वलंत उदाहरण। जब बंगाल में एक बहुत ही दुखद घटना हुई जहां एक मां समान नन के साथ रेप हो गया, किस प्रकार उसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता निकलकर आरएसएस और बीजेपी के ऊपर उंगली उठाने लगे, और जब वास्तविकता सामने आया तो सब दुबक के पीछे बैठ गए। उस समय किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकला। और ठीक इसी प्रकार बहुत सारे, अभी आगरा चर्च अटैक में भी इसी प्रकार का केस रखा गया, और जब लोग पकड़े गए तब ये दुबक के पीछे बैठ गए। इससे बहुत सक्सेसफुली कांग्रेस ने हिंदुस्तान से बाहर अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदुस्तान की छवि को तो खराब कर दिया, मगर जब सत्य सामने आया तो मालूम पड़ा ना तो बीजेपी का, ना बीजेपी से जुड़े किसी संगठन का, ना जिन तंजीमों के विषय में भी मौलाना साहब कह रहे थे उन तंजीमों का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो पहले तो हम सबको अपने आउट ऑफ द टर्न बोलने की आदत को, ये जो दिग्विजय सिंह बनने की जो कोशिश है उसे खत्म करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह की कोशिश बनने का क्या मतलब है? कुछ भी बोल देना मतलब उनका ये अनुराग तो खाली दिग्विजय सिंह थोड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ भी तो गिरिराज सिंह है वो बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ है वो बोलते हैं, साक्षी महाराज है वो बोलते हैं, उनका आपको नाम लेना चाहिए ना। मुझे इसका जवाब देने का मौका दीजिए। प्रियंका जी, 1 मिनट। अभी इन्होंने जो दिग्विजय सिंह बनने की बात की है, तो दिग्विजय सिंह का मतलब क्या है? आपने गिरिराज सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? आपने साक्षी महाराज का नाम आपने क्यों नहीं लिया? योगी आदित्यनाथ का नाम आपने क्यों नहीं लिया? आप दिग्विजय सिंह को छोड़िए ना, आपका सवाल मौलाना साहब ने पूछ लिया है। बोलिए संबित जी। संबित जी, मैं बताता हूं। आप देखिए, जो भी गलती करे, अगर हमारे, हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं सर, सुनिए, मैं बड़े धीरज से उत्तर दूंगा, मैं भागूंगा नहीं किसी प्रश्न से। आपका वाजिब प्रश्न है, जब हम शासन में हो तो हम में से जितने भी लोग, चाहे हमारे सत्ताधारी मंत्री हो चाहे वो सांसद हो, किसी को भी अपने शब्दों को ऐसे नहीं रखना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति आहत होता हूं। मैं आपसे सहमत हूं इस विषय पे। अगर कुछ लोगों ने ऐसी बयानबाजी की है तो उन्हें नहीं करनी थी, क्षमा याचना भी उनको करनी पड़ी। और दिग्विजय सिंह बोलने का अर्थ यह है कि 26/11 मुंबई में हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, दिग्विजय सिंह 4 दिन इंतजार नहीं करते हैं, संघ को वहां घसीट के ले आते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट बैंगलोर में हो जाता है, दिग्विजय सिंह 1 घंटे इंतजार नहीं कर देते हैं, कहते हैं बीजेपी ने दफ्तर के बाहर में बॉम्ब ब्लास्ट कराया है। ये जो देश को डुबोने का प्रयास करने वाला देशद्रोही काम है, उसे कहते हैं दिग्विजय सिंह बनना। चलिए ठीक है, लेकिन इस तरीके की उदाहरण देने से बचिए संबित पात्रा, क्योंकि डिबेट का रुख गलत दिशा में चला जाएगा। अब फिर दिग्विजय सिंह पर चर्चा होने लगेगी जो आज का टॉपिक नहीं है। बहरहाल
मैं आपसे अनुराग जी मैं अंतिम वक्त में आऊंगा इन सब चीजों। एक मिनट, नहीं एक सेकंड। अच्छा, संक्षेप में अपनी बात रखिए। जी मेरी पार्टी के हैं, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। देखिए संबित पात्रा, ये साइड इफेक्ट हो गया आपकी बात का। मैं ऐसे संबित जी को इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कही उन्होंने, मैं उनको उनका जवाब देना चाहूंगी। बहुत सारे इन्होंने तो सारा जीवन ही साइड ट्रैक करने का काम किया है। डेवलपमेंट को साइड ट्रैक कौन कर रहा है? मैं तो खाली डिबेट में कर रहा हूँ। तो प्रियंका जी, आपका सवाल अंसार रजा साहब ने पूछ लिया था। चलिए ठीक है। या खुद नरेंद्र मोदी जी मैंने देखिए प्रियंका जी, मैंने प्रियंका जी आपके कहे बिना संबित पात्रा को कह दिया है कि इस तरह के उदाहरण देने से वो बचें। आप नहीं, आई एम सॉरी अनुराग जी, अगर मेरी पार्टी पे कोई उंगली उठाता है तो मेरा भी जवाब देने का हक बनता है। आप कुछ भी कहें, मुझे भी बोलने का मौका। संबित पात्रा, ये डिबेट आपके लिए और आपकी सरकार के लिए बहुत अहम है, इसका रुख मत मोड़ने की कोशिश ना करें। देखिए ऐसे समय खराब होगा, शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, प्रियंका जी ने अपनी बात कह दी, संक्षेप में मैंने कहा था, संक्षेप में कही। राजीव रंजन जी, क्या मोदी सरकार, अरे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, संबित आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं संबित, बहुत सारे सवाल हैं, सब पर आना चाहता हूं मैं, और विस्तार से आपका उस पर कमेंट भी लेना है मुझे। क्या मोदी सरकार के आने के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं? 61.19% लोग कहते हैं नहीं बढ़े। राजीव रंजन, देखिए सवाल किस तरह से पूछा जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर देश में सांप्रदायिक घटनाएं नहीं बढ़ी हैं तो इसका श्रेय देश की जनता को जाता है, जो ऐसे उकसावे भरे बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। नहीं तो कोशिशें तो हुई हैं और कोशिशों के दस्तावेजी प्रमाण हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बातें कही और उसके बाद क्षमा याचना के बाद वो मंत्री परिषद की सदस्य के तौर पर कार्यरत हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश में इसी जनता ने जब मोदी को प्रधानमंत्री चुना तो उसकी समझ पर क्यों आपने सवाल उठाए? अब आप उसी जनता को समझदार बता रहे हैं। राजीव रंजन, आपने भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा समय दिया है। हाँ, मैं आपको भी पूरा समय आपको भी दूंगा, शिकायत लेकर नहीं जाएंगे। नहीं, जूलियो रिबेरो के बारे में आपकी क्या राय है? देश जानता है कि पंजाब अगर इस देश के नक्शे में आज बना हुआ है तो जूलियो रिबेरो का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और जूलियो रिबेरो जैसे ऑफिसर ने लगातार जिस तरह से देश की सेवा की, और आज अगर उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि इस देश में क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है, आशंकाएं हैं उनके मन में, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है। ये बड़ा तमाचा है। अगर ऐसी आशंकाएं हैं तो इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये आंकड़ों के जरिए आप नहीं झुकला सकते। ठीक है, नहीं आंकड़ों के जरिए। देखिए राजीव रंजन जी, इसी जनता ने जब मोदी को प्रधानमंत्री चुना था और पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार आई थी, तब आपने उनकी समझ पर सवाल उठाए थे। अब जब वही जनता कह रही है कि अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे हैं तो आप उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि सवाल काफी हैं। दीपांकर महाराज जी भी हमारे साथ हैं, अशोक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। उनका रिएक्शन लेने से पहले चित्रा का रुख करते हैं दूसरे सवाल के लिए। बिल्कुल, सीधे दूसरे सवाल का मैं रुख कर लेती हूं अनुराग, और ये सवाल संबित पात्रा के साथ उनकी पार्टी के नेताओं की चिंता को बढ़ाने जा रहा है। जनता के बीच जाकर दूसरा सवाल सीधे सीधे हमने ये पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी के सांसदों और उनके मंत्रियों ने और उनकी ओर से जो बयानबाजी की गई थी उसने समाज में कटुता बढ़ाई है? इसका जवाब देखिए, 45.89% लोगों का मानना है कि हाँ, समाज में कटुता बढ़ाई है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नहीं मानने वालों की संख्या है 48.53% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं बढ़ाई है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे लोगों की संख्या 5.58% है। और अनुराग, आपको भी याद होगा साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बयान दिया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के भीतर आकर माफी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद साक्षी महाराज को ले गए, योगी आदित्यनाथ मौलाना साहब जिसका जिक्र बार बार कर रहे थे, गिरिराज सिंह को अगर हम ले लें, उनकी ओर से भी एक के बाद एक ऐसे बयान दिए गए जिसको लेकर समाज में ऐसा लगा कि एक वर्ग खुद को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। और कुछ ऐसे संगठन भी जरूर हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से खुद को नजदीक से जुड़ा हुआ पाते हैं। उन लोगों की ओर से भी समाज को बांटने वाला बयान दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है हमारे दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल का आंकड़ा जो निकल करके सामने आया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टाई हुआ है मामला, और टाई नहीं बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ गया है। ये जनता का जो जनादेश है ये खिलाफ गया है। क्योंकि आप अगर देखें 45.89%
तो 48.53% कहते हैं कि नहीं, कटुता नहीं आई है, लेकिन 5.58% हैं जो कह नहीं सकते, और जो कह नहीं सकते वो आलोचनाओं के साथ जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सुना नहीं, वो अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं। तो दीपांकर जी महाराज, क्या ये सवाल और इस सवाल से मिला जवाब मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाता है? अनुराग भाई, इसमें कोई कहीं दूर से दूर तक शक शुबा नहीं है कि जो मर्यादा एक सांसद की, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो मर्यादा अगर भंग होती है तो उसके परिणाम ये निकल कर आते हैं। बस मात्र इतना समझ लीजिए कि 2 पॉइंट का अंतर और रह गया, वरना बराबर हो जाता या 4-5 होते तो फालतू हो जाता। पर मैं इससे सहमत हूं कि हर किसी को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है, शब्दों को बहुत ही तोल मोल कर बोलने की जरूरत है, और खासकर उन लोगों को जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, वो खासकर कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जो वही प्रतिनिधित्व ग्रस्त में चला जाए तो शायद मुझे लगता है कि उसके परिणाम सार्थक नहीं होते। पर मैं यहां एक बात को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जहां सरकार ने प्रदेश के अंदर झंडे गाड़े हैं, लोगों का सम्मान, इंडिया का सम्मान बढ़ाया है, वही ब्लैक मनी के ऊपर, काले धन के ऊपर सरकार आज भी ढाक के 3 पात, या तो सरकार जाने या एसआईटी जाने। अनुराग भाई साहब कह चुके हैं कि वो जुमला था। दीपांकर महाराज जी, आप ध्यान में होंगे जिस वक्त अमित शाह ने बयान दिया था, आप सुन नहीं पाए शायद। अनुराग भाई, हम जुमला था। अनुराग भाई, जुमले से ताल्लुक नहीं है। अशोक वाजपेयी जी को डिबेट में जोड़ते हैं। अशोक वाजपेयी जी, सबका साथ सबका विकास, ये तो ठीक बात है, लेकिन अगर अपने ही लोग जो हैं वो पलीते में आग लगाएंगे तो फिर कैसे मोदी के लिए ये संभव हो पाएगा कि सबका साथ सबका विकास? यहां तो अपने लोगों के कहे बयानों की वजह से मोदी मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये देश जो है जिसमें तमाम अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, और किसी भी केंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखेगी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है 26 मई से, उसके बाद लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी की या उनके अनुसांगिक संगठनों के जो नेतागण रहे, उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है जिससे समाज की समरसता को बड़ा आघात पहुंचा है। लोगों में, अल्पसंख्यकों के मन में अविश्वास पैदा हुआ है। यहां तक कि इस देश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति आए और उनका बड़ा स्वागत किया गया, और यहाँ के जाने के बाद उन्होंने स्वयं इसके ऊपर खेद व्यक्त किया कि हिंदुस्तान में तमाम जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो ये टिप्पणी एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की, मैं समझता हूँ किसी भी देश की सरकार के लिए एक बड़ा कलंक है। तो इस तरह इस वातावरण को सुधारने की आवश्यकता है। ये देश अगर धर्म के आधार पर बांटने का काम किया गया तो देश टूटेगा, कमजोर होगा, और जो विकास की गति है वो अपने आप प्रभावित होगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भले ही उनकी मंशा रही हो या न रही हो, उनकी पार्टी और उनके संगठन के लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा करने का काम किया है जिससे अल्पसंख्यकों के मन में भय और संतोष दोनों व्याप्त हैं, जो कि चिंता का कारण है। और ये देश जब ही चलेगा तभी जब सामूहिक रूप से सारे लोग इस देश को बनाने में, इसके विकास में लगेंगे। धार्मिक आधार पर कोई भी बंटवारा इस देश के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भले ही आज के सर्वे में संख्या 45 और 48 का अंतर हो, लेकिन अगर 45 लोगों का मानना है, 45% लोगों का आपके सर्वे में, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब आधी आबादी इस देश की ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, देश में वातावरण विषाद हुआ है, और इस तरह की बयानबाजी हुई है जिससे कि प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़े। संबित पात्रा, इतना तो अब आपको मान लेना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास में अपने ही लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाए मोदी, या फिर यूं कह ले कि मोदी के साथ नहीं चल पाए उनके लोग, उनसे लाइन अलग रखी उन्होंने। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। देखिए, दोनों चीजों को पृथक पृथक करके देखना पड़ेगा। अर्थात जो आपने पहला वाला भाग दिखाया जिसमें 61% से अधिक लोगों का मानना था कि किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं फैला और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, वो एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है कि लोगों ने, एक बड़ा प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि हां, बयानबाजी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि एक कटुता किसी के मन में आए। मैंने तो पहले ही माना था कि हां, कुछ गलतियां हुई हैं बयानबाजियों को लेकर, बहुत कैंडिड टॉक है, मैं इसको डिफेंड करना नहीं चाहूंगा। जहां गलती हुई वहां गलती हुई है,
सर मैं कंप्लीट कर लूं, आप जरूर प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है आपकी बात, उसी से जुड़ा हुआ है। नहीं, उसी को मुकम्मल कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं। मैं कंप्लीट कर लूं, आप मेरे बड़े हैं, मौलाना साहब मैं जवाब दूंगा। चलिए बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा है, हाँ ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी नेता हो या साधारण व्यक्ति भी हो, भाषा अलंकार होता है। चाहे हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने अलंकृत भाषा का प्रयोग किया हो, या चाहे आजम खान या मुलायम सिंह यादव हो, या चाहे दिग्विजय सिंह हो, सभी को समान रूप से प्रताड़ना होनी चाहिए और ये हम करते हैं। मगर इसको आप दोनों को मिला के मत देखिए कि कहीं ना कहीं सौहार्द तोड़ दिया गया है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप एक बात का जवाब मुझे और दे दीजिए कि जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और हमारे वजीर आजम साहब ने मना किया कि इस तरह की कोई बात ना की जाए, हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों के, उन्होंने बांटा नहीं है, उसके बाद भी लोगों की भाषा नहीं सुधर रही है, उसकी क्या वजह है? क्या मोदी जी डबल गेम खेल रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के बाहर कुछ और है? मैं ये आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और अभी जो सपा के प्रवक्ता हैं उनका कहना है, आप हमारी बात सभा में मत जाइए, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। चले गए, मैं आपको भी और उनको भी कहना चाहता हूं, मैं आप ही पे आ रहा हूं, मैं आप ही के साथ जोड़ के बता रहा हूं। उन्हीं ओबामा जी ने नरेंद्र मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ एंड मैन इन एक्शन बताया कि मैन इन एक्शन कोई है और रिफॉर्मर सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो मोदी जी हैं। इसलिए मोदी जी डबल गेम नहीं खेल रहे हैं, मोदी जी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। क्या उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया, कोई गंदे लफ्ज नहीं बोलेगा? 10 वर्षों से भ्रष्टाचार के कारण जो कांग्रेस ने भारत को ऐसे रखा था, उस भारत को रिफॉर्म करना है, यही एकमात्र एजेंडा है। अरे ये सवाल से जुड़े हुए कहां हैं? ये सवाल से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, आप कॉकटेल कर रहे हैं दो अलग अलग बातों का। आप दीपांकर महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम इतना कहना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा कि डबल गेम खेल रहे हैं, उनकी बात दिशाहीन हो रहा है। सुनिए, क्यों नहीं मान रहे थे लोग? सुन लीजिए रजा साहब, हमारा अपना चिंतन और मानना मात्र इतना है कि वाजपेयी साहब कह रहे थे कि ओबामा साहब ने आकर के यहाँ नसीहत दिया, तो हमें जरूरत नहीं है ओबामा साहब की नसीहत की। जब नसीहत देकर गए थे, उन्हीं के यहाँ पर मस्जिद और मंदिर दोनों पर हमले हुए, तो कम से कम ओबामा साहब की नसीहत की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं है, और खासकर सपा को भी नहीं। एक पॉइंट आगे बढ़ा दें कि, और दूसरी बात जहां तक है कि किसी अल्पसंख्यक में भय बड़ा है, ऐसा कहीं से कहीं तक शायद हमें नहीं लगता, क्योंकि हम रहते भी वही है जहां हिंदू मुस्लिम और गंगा यमुनी तहजीब की चर्चा होती है। और दूसरी बात, ये जो धर्म निरपेक्षता वाली लाते हैं ना, ये सबसे बड़ा घातक कॉकटेल तो अनुराग भाई ये है। धर्म निरपेक्षता के मायने क्या? आप धर्म निरपेक्ष बना रहे, मतलब धर्म हटा दीजिए, धर्म हटा तो धर्म विहीन, और धर्म विहीन हुआ तो क्या अधर्मी लोग रखिएगा? ठीक है, ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप इस मामले में क्या कहेंगी? सबका साथ सबका विकास ठीक बात है, लेकिन जो मंत्री बोलते रहे, जो सांसद बोलते रहे, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो करते रहे, उसकी वजह से कटुता बढ़ी है और इस मामले में फेल रही है मोदी सरकार। देखिए, मैं बस दो चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। जब कोई कहता है मोदी जी डबल गेम खेल रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ पार्लियामेंट में आकर आप कहते हैं कि साध्वी जी ने गलत बात कही, निरंजन ज्योति ने गलत कही, दूसरी तरफ आप किसी तरीके का एक्शन नहीं लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि उनको क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें और एक कटुता बढ़ाएं। आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं उससे मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं उसका सम्मान करती हूं, पर हम सब जानते हैं जिस तरीके का एक माहौल बना है वो देश के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है और डेंजरस तरीका है अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का। आप हर राज्यों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके का तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो देश के लिए ही हानिकारक होगा। दूसरी चीज मैं संबित जी को कहना चाहूं, जब एक तरफ आप ओबामा जी का रिफॉर्मर इन चीफ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो आपको दूसरी तरफ उन्हें जो स्टेटमेंट्स कहे हैं कि माइनॉरिटीज फील इनसिक्योर, उसको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, यानी संबित पात्रा, 50% लोग इस सर्वे में ये मानते हैं कि मोदी सरकार सौहार्द फैलाने के मामले में विफल रही है, कटुता बढ़ी है और उसमें मोदी के साथियों का, उनके सिपहसालारों का सबसे बड़ा हाथ है। बहुत दिलचस्प होगा तीसरा सवाल कि क्या
सबका विकास सबको साथ लेकर के करने में सफल रहे हैं मोदी। एक बार फिर जनगणमन में आपका स्वागत है। हम एक सर्वे का आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने को है। सीधे चित्रा के पास चलते हैं तीसरे सवाल के लिए। बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अनुराग ये जानना हो जाता है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, और यही हमारा तीसरा सवाल था। आपको बता दें कि अमेरिका भी सबका साथ सबका विकास यानी कि ये जो नारा है इस नारे की तारीफ कर चुका है, लेकिन 1 सालों में तस्वीर कितनी बदली है वो हम आंकड़ों के जरिए जान लेते हैं। तो जनता के बीच जाकर सीधे सीधे हमारा तीसरा सवाल था, क्या मोदी सचमुच चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जिसके आंकड़े देखिए 65.88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि तकरीबन 66% लोग इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सचमुच चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, जबकि नहीं में जिन लोगों ने जवाब दिया है उनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि यहां पर 28.36% लोगों ने कहा है नहीं, और 05.76% लोगों ने कहा है इस पूरे मामले में कह नहीं सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कम से कम इस नारे को लेकर नरेंद्र मोदी जिस तरह लोकसभा चुनावों के दौरान सामने आए थे और उसके बाद पिछले 1 सालों में स्थिति कम से कम नारे के लिहाज से अनुराग बेहतर नजर आती है। मुझे लगता है चित्रा नारे के लिहाज से नहीं। राजीव रंजन, क्या लगता है आपको कि मोदी की मंशा पर किसी को शक नहीं है? अगर सबका साथ सबका विकास मोदी करना चाहते हैं, ये सवाल जनता के बीच जाता है, तो जनता को इतना तो भरोसा है कि मोदी की मंशा बिल्कुल भी कहीं डबल स्टैंडर्ड वाली नहीं है। बेशक उनके साथ वाले उनकी लुटिया डुबोने में आगे रहें, बेशक वो पलीते में आग लगाएं, लेकिन मोदी अगर कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो वो करना भी चाहते हैं। लोग मानते हैं ऐसा। देखिए, आपके 3 सवाल हैं और तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हैं। तीनों सवाल का लब्बुलुबाब यही है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई से वाकिफ है। संख्या किसी उसके सकारात्मक दिशा में समझने वाले लोगों की कुछ ज्यादा हो सकती है, नहीं मानने वालों की संख्या कुछ कम हो सकती है, लेकिन ये काफी कांटे की बात है कि देश की एक बड़ी आबादी सरकार के इस नारे के साथ नहीं दिखती है। हमारा ये कहना है कि देश की छोटी बड़ी उपलब्धियों पर आपने शायद आंकड़ा उलट पलट के समझ लिया। कोई भी उपलब्धि होती है। मैं एक बार बता दूं आपको राजीव रंजन, नहीं, मैंने तीनों आंकड़े सुन लिए। 65.88% लोग कहते हैं कि हाँ मोदी सचमुच सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। आपने मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने क्या कहा? मैंने आपके बीच के दूसरे सवाल का आपने जवाब हमसे नहीं पूछा था। मैंने उन तीनों सवालों में जो पक्ष और प्रतिपक्ष में जो मत जनता के हैं उसके आधार पर मैंने कहा कि ये सवाल तीनों जुड़े हैं और उसके आधार पर देश का एक बड़ा वर्ग सरकार के इस दावे के साथ नहीं दिखता है। हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी अगर दोहरे मानदंड के शिकार नहीं हैं तो जब साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, संघ या वीएचपी जैसे संगठनों के नेताओं की तरफ से जब भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़े जो एक कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या ये प्रधानमंत्री जी की चुप्पी ये संशय पैदा नहीं करती है कि इन सवालों पर वो या तो गंभीर नहीं है या एक साथ विकास और लोगों को बांटने दोनों की रणनीति पर सरकार काम कर रही है? ठीक है, संबित पात्रा, यानी मोदी पर ही भरोसा है, सिर्फ लोगों को ले देकर मोदी पर ही भरोसा करते हैं लोग, क्योंकि जब उनके साथ वालों की उनकी बदजुबानी का सवाल आता है तो फिर आंकड़ा मोदी के पक्ष में नहीं जाता। लेकिन अगर मोदी की मंशा पर सवाल पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास वो करना चाहते हैं। देखिए अनुराग जी, अभी थोड़े दिन पहले एक बैठक हुई थी पार्लियामेंट के अंदर जिसमें समस्त संसदगण मौजूद थे। उसमें अपने वक्तव्य को रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था, देखिए आप सब लोग, हम सब लोग लगातार जनता के लिए काम करते जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के लिए ना कभी अच्छा बोल सकते हैं, ना अच्छा सोच सकते हैं, ना अच्छा सुन सकते हैं। उन लोगों की चिंता मत करिए, आप काम करते रहिए। और आज जब आंकड़े भी कुछ बोल रहे हैं, जनता कुछ आंकड़ों के माध्यम से बोल रही है, उसके बावजूद भी कुछ प्रवक्ता अगर उसकी आलोचना करे तो मुझे हतप्रभ नहीं होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी इंपेशेंट नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराते हुए और ज्यादा पुरजोर तरीके से जनता के लिए काम करना चाहिए, जो हमारी पार्टी कर रही है। संबित जी, एक बात और बता दीजिए। संबित जी, बंद करके आप संबित जी बैठे रहिए। इस 1 साल में हिंदुस्तान के लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको बताएगा कि भाषण के अलावा मिला क्या है, वो जरा बता दीजिए।
ये जनादेश इसके पहले देश में कई पार्टियों को मिला है। संबित जी, इससे बड़े जनादेश मिले हैं और 2-3 वर्षों के अंदर देश में जिस तरीके मैं का अशोक वाजपेयी जी को लाना चाहूंगा। आप ये जानते हैं कि उसके बाद वो सत्ता पर बैठी पार्टी का क्या हश्र हुआ। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी को मैं लाना चाहूंगा। अशोक वाजपेयी जी, मोदी की मंशा पर तो भरोसा कर, वैसे तो ब्रह्मांड एक दिन खत्म हो जाएगा, उसका अर्थ ये नहीं है कि आज के समय का संबित विषय सबका पर जवाब लेना विश्लेषण है। ना करूं। संबित सबका जवाब लेना है। अशोक वाजपेयी जी, सबका साथ सबका विकास के सवाल पर मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं लोग। कम से कम मोदी की मंशा पर तो लोगों को अभी शको शुबा नहीं है। देखिए, इस बात पे किसी को शको शुबा नहीं कि मोदी जी भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं और वो अच्छी अच्छी बातें कुछ लोगों को मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित करती हैं। लेकिन अभी तक 1 वर्ष होने को है इस सरकार को, लेकिन अभी उनकी कोई भी बातें धरातल पर नहीं उतरती दिखाई पड़ रही है। सबका विकास, सबका साथ कहीं कथनी में तो लग रहा है, लेकिन करनी में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना चलाई, जनधन योजना में करोड़ों लोगों के खाते खोले गए, लेकिन आज स्थिति है कि उन गरीब मजदूरों, छोटे छोटे काश्तकारों के खाते में 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। और हालत ये होगी कि 6 महीने के बाद ये खातों में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये खाते बंद होने लगे। अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, किसान देश का बर्बाद हुआ। अभी तक केंद्र सरकार लगातार घड़ियाली आंसू बहाती रही, लेकिन उन गरीब किसानों की मदद के लिए कोई भी न आर्थिक पैकेज न कोई आर्थिक सहयोग भारत सरकार द्वारा दिया गया। इसी तरह से राज्य सरकारों को जो सबके साथ लेने की सरकार पर भी सवाल उठेंगे, राज्य सरकार आपकी सरकार पर भी सवाल उठेंगे नहीं है। चलिए ठीक है, मैं चौथा सवाल ले लेता हूं और उसके बाद दीपांकर जी महाराज और प्रियंका जी के पास हम जाएंगे और मौलाना साहब के पास जाएंगे। चौथा सवाल, बिल्कुल सीधे चौथा सवाल का हम रुख कर लेते हैं और ये चौथा सवाल कम से कम नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को लेकर नहीं है, बिल्कुल इससे अलहदा ये सवाल है और देश की जनता के बीच जाकर हमारा चौथा सवाल था जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों का राष्ट्रीय नेता बनने के लिए सांप्रदायिक बयानबाजियां की हैं? 66.67% लोगों का मानना है कि हाँ की हैं, 17.04% लोग मानते हैं कि नहीं, जबकि 16% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि इस पूरे मामले में हम कुछ कह नहीं सकते। असदुद्दीन ओवैसी जो कि 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद से जीत कर आए हैं, अपने विवादास्पद और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ऐसे बयान हजारों की भीड़ में वो देते हैं जिसको टीवी स्क्रीन पर सुनाने से पहले हमें बीप लगाना पड़ता है। और महत्वपूर्ण अनुराग ये भी जानना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में हमने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने और लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण देने पर भी सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि दरअसल बाबरी मस्जिद मौलाना अंसार रजा साहब, इसी वजह से ये सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय नेता बनने के लिए वो इस तरीके की हरकतें करते हैं? देखिए अनुराग जी, मैं एक बात बहुत खुली आपको बता दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है। ओवैसी जैसे जहर उगलने वालों को कभी अपना कायद ना माना है ना मानेगा। और ये बात मैं डायरेक्टली उनसे कह चुका हूं, जब वो हमारे साथ एक टीवी डिबेट में थे, मैं डायरेक्ट कह चुका हूं कि अगर आप सपना देख रहे हो, इन लोगों ने, असल में ओवैसी जैसे लोगों ने मुसलमानों की सुपारी ले रखी है कि हम लीडर हैं मुसलमानों के, और जहर उगलने के बाद कुछ कमी हमारी कौम की है कि जज्बात में आकर के वो ये नहीं सोचती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ऐसे जहरीले लोगों के पीछे चलना शुरू कर देती है। लेकिन आप तारीख उठा करके देख लीजिए हिंदुस्तान की कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी इन जैसे लोगों को अपना लीडर नहीं माना, चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो आजम खान। लेकिन 17% लोग हैं जो उनके साथ खड़े नजर आते हैं। दीपांकर महाराज, कुछ लोग हैं, चलता रहता है वो। देखिए अनुराग भाई, हमें किस ओवैसी साहब पर ही कुछ, अगर जो ओवैसी साहब को लेकर हम कहें कि एक बयान मिस्टर ओवैसी ने दिया था, साहब नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बोलता हो वो मेरी नजरों में सम्माननीय तो कम से कम नहीं हो सकता। अच्छी बात है। और जहां तक बात रही ओवैसी जी की, तो वो मेरे मानने में शायद वो मुस्लिम के नहीं, वो खुद के भी नेता नहीं हो सकते। और जहां तक बात सरकार की है, तो सरकार का इकबाल बुलंद है, सरकार बहुत अच्छा काम अब तक कर रही है, देश में विदेश में प्रदेश में। और इतना ये 12 रुपये महीने वाला और 12 रुपये साल वाला और 360 रुपये साल वाला, ये जो योजनाएं निकाल रही है, धरातल पर काम कर रही है। और रही बात किसानों पर, किसानों की मौत पर सियासत की बारिश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 रुपये का चेक मिला। इस सवाल का जवाब मैं अशोक वाजपेयी जी आपसे भी लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है राष्ट्रीय नेता बनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं और इसीलिए वो सांप्रदायिक बयानबाजियां करते हैं?
देखिए, वो जो बोलते हैं बहुत घटिया बोलते हैं। वो उसे न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, देश का कोई नागरिक उसे पसंद नहीं करता। और जैसा मौलाना ने कहा कि हकीकत है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस देश का मुसलमान अपना नेता नहीं आजम खान तो अक्सर उसी तरह की लाइन लेते हैं अशोक जी, और मैं समझता हूं। और देखिए, मैं बात यहाँ ओवैसी की हो रही है। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठनों के नेता हों या ओवैसी हों, जो लोग देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं, यहाँ पर धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले बयान देते हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। ओवैसी ने निश्चित रूप से समाज के माहौल को बिगाड़ने में एक बहुत अग्रणी भूमिका अदा की है। उनको कभी भी देश की जनता पसंद नहीं करेगी और मैं उसकी मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। जी चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। पांचवा सवाल बहुत ही दिलचस्प सवाल हो सकता है। देश में लंबे समय से उस सवाल को लेकर के चर्चा चल रही है। देश की जनता का उस पर क्या रुख है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ वो सवाल होगा। प्रियंका जी का उस पर रिएक्शन लेंगे, संबित पात्रा का रिएक्शन लेंगे, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक। सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है। और आइए सीधे चित्रा त्रिपाठी का रुख करते हैं पांचवें सवाल के लिए। बिल्कुल, पांचवा भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को लेकर है। पांचवा सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानना ये हो जाता है कि कांग्रेस की ओर से कोशिशें की जा रही हैं और क्या लोकसभा के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी अब खुलकर मुसलमानों की वकालत और हिंदुओं का विरोध उसने बंद कर दिया है। 51.25% लोग हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि ऐसा करना कांग्रेस ने बंद कर दिया है, ये मानना है तकरीबन 51% लोगों का। जबकि इसके विपरीत 36.86% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं, और 11.89% हैं जिनका में हमने ये भी देखा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने राहुल गांधी पहुंचे थे, छुट्टी से लौटने के बाद काफी फॉर्म में है वो, और कम से कम ये जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है राहुल गांधी की ओर से, जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर। अनुराग, प्रियंका चतुर्वेदी जी, सेक्युलरिज्म का पहाड़ा पढ़कर शायद आप लोगों की इमेज जो थी वो दूषित हो चुकी थी। आप लोगों ने ये फैसला उसके बाद किया कि ठीक है, इससे ये मैसेज जा रहा है कि आप हिंदुओं के विरोधी हैं। इस सवाल में दो सवाल छिपे हुए हैं, आप देख सकती हैं। मुसलमानों की वकालत की और हिंदुओं का विरोध बंद किया, जिसका जवाब 51.25% लोगों ने हाँ में दिया है। ये बहुत ही गलत सवाल है, और ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि हमने कभी भी हिंदुओं के खिलाफ कोई बात नहीं की है, ना ही मुसलमानों के पक्ष में बात की है। हमने देश के पक्ष में बात की है, देश के सभी लोगों के पक्ष में बात की है। हाँ, हो सकता है कि हमें चुनाव में हमें परिणाम नहीं अच्छा मिला हो, उसका मतलब कहीं से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि हमने किसी की वकालत की इसलिए हम हारे, या क्योंकि हमने किसी की वकालत नहीं की। मैंने नहीं कहा वकालत की, मैंने कहा आपने जो सेक्युलरिज्म का दांव चला वो उल्टा पड़ गया, उससे मैसेज गलत गया। आपने देखिए अनुराग जी मुझे जवाब देने का भी मौका दीजिए। जब आप लोगों ने सवाल ऐसा लोगों से पूछा है तो क्योंकि मेरी पार्टी के बारे में सवाल है, मैं भी इसका जवाब दे सकती हूं, और मुझे कुछ सेकंड दीजिए। आपने तीसरे सवाल में, चौथे सवाल में मुझसे रिएक्शन नहीं पूछा था क्योंकि ये मेरी पार्टी को लेकर है। मैं यही कहूंगी, हमने देश के हित में काम किया, ना कि किसी की जाति देखकर, ना ही किसी का रंग देखकर, ना ही किसी का भेद कर। तो ये सवाल मैं कहूंगी बहुत ही मुझे आपत्तिजनक लगा, और अगर लोगों ने जो भी इसका मूड बताया है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी। मैं कहना चाहता हूं नहीं, लेकिन मैं आपसे पहले संबित को लाना चाहूंगा कि क्या सवाल ये आपत्तिजनक है संबित, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई बार चिंतन मनन हो चुका है इस सवाल को लेकर के। देखिए अनुराग जी, पहली बात तो है आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और आपके पूछने से पहले कांग्रेस ने अपने इंटरनल कमिटी में एक कमिटी बना के ये सवाल पूछ लिया है, और तभी तो AK एंटनी कमिटी बनी थी, और AK एंटनी ने कहा था कि आप सब मेरे रिपोर्ट को पढ़िए, और कहीं ना कहीं एक एंटी हिंदू इमेज कांग्रेस का बन रहा है, इससे बाहर निकल की आवश्यकता है। तो आपने वो क्वेश्चन पहले कांग्रेस ने पूछा, बाद में आपने पूछा। दूसरा, 7 बानों से लेकर आज तक जो कांग्रेस की प्रक्रिया रही है, एंटनी की रिपोर्ट तो आपने पढ़ दी, सच्चा रिपोर्ट का जरा और बता दीजिए, क्या दिया है कांग्रेस ने हमें 65 साल में? आपने एंटनी की रिपोर्ट बता दी, सच्चा रिपोर्ट और बता दीजिए क्या नतीजे आए सच्चा रिपोर्ट के। मौलाना साहब मैं बताऊंगा, हम जवाब देना चाहते हैं अनुराग भाई। हम संबित जी, अनुराग में बोल लूं पूरा? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है संदीप भाई आप बोलिए, हम बाद में पूरा बोल लूं? हाँ बोलिए संबित बोलिए। हाँ,
देखिए इसी छवि को देखिए मैं दिग्विजय सिंह जी को क्यों बीच में लेके आया, मैं इसलिए लेकर आया कि एक एफर्ट रहा था कांग्रेस के शुरू से ही कहीं ना कहीं रिवर्स सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का अर्थ नहीं होता है किसी का पक्ष लेना और किसी को बैकस्टैब करना। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है टू प्ले ऑन न्यूट्रल ग्राउंड्स, आप न्यूट्रल ग्राउंड पे ही रहें, जो कि कांग्रेस कभी नहीं रही है। इस कारण से सबसे बड़ा जो एक नतीजा रहा था वो शाहबानो के केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को एक नए बिल के माध्यम से रिवर्स करना पड़ा था। और आज कहीं ना कहीं इसका खामियाजा केवल कांग्रेस को ही नहीं बाकी बहुत सारी पार्टियों को जो उस असउद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। संबित जी, मेरे पास वक्त कम है, सभी का रिएक्शन मुझे लेना है। दीपांकर जी, हमारा अपना चिंतन इस पर यह कहता है कि जैसे कि मौलाना साहब ने कहा सच्चर कमेटी के बारे में, तो शायद हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा फ्रीडम है, सबसे ज्यादा चिंतन करने के लिए इंसान को स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यहां किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी को भी नहीं है, जहां तक मेरा अपना मानना है। कोई पिछड़ा नहीं है, कोई अगड़ा नहीं है, मात्र सरकार की नजर में सब एक समान होने चाहिए। और जहां तक बात हिंदुओं की जाए तो बहुत लंबे समय से और आज भी कई राज्यों में उपेक्षित है हिंदू, आज भी उसके साथ सोतेला व्यवहार ही किया जाता है। और अगर जो कोई सरकार हिंदुओं को थोड़ा सा भी तजरीर देती है तो नतीजा आपके सामने है। देखिए कि आप भाजपा की सरकार का क्या इस समय आलम है। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी। जी, आपका रिएक्शन। मेरा ये कहना है, मेरा रिएक्शन ये है कि जो कांग्रेस पार्टी रही है, अगर आप थोड़ा अतीत में जाएं तो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर वहां मूर्तियां रखवाने, फिर ताला खुलवाने, इन सारी विवाद की जड़ों में कौन रहा है ये आपसे छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अगर अतीत भी देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी मुसलमानों का कोई बड़ा पक्ष लिया हो, लेकिन जरूर है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए या छवि परिवर्तित करने के लिए काम किया। और न ही मैं इस देश की माइनॉरिटी इस बात पर भरोसा करती है कि कांग्रेस ने कभी उनके हितों के लिए कोई बड़ा काम किया। जैसा अभी स्वयं मौलाना साहब कह रहे थे कि 65 वर्षों में कोई काम तो कांग्रेस बताए जो हमने इनके हक में किया हो। तो मैं नहीं, तो कांग्रेस न तो हिंदुओं के हक में कोई काम कर पाई, न मुसलमानों के हक में कर पाई, स्वयं दिशा भ्रमित रही है। और उसके लिए अभी भी वो लाइन तय नहीं कर पा रहे कि भावी राजनीति की दिशा क्या होगी। राजीव रंजन। और ये देश किसी एक धर्म से नहीं, सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने से चलेगा, सबका सम्मान होगा, सबको साथ लेकर जो चलेगा तभी ये देश आगे बढ़ सकेगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से धार्मिक आधार पर समाज का बंटवारा और समाज का की कोशिश कर रही है। हमारा पहले उनसे बुलवा लीजिए। बोलिए राजीव जी, बोलिए। हमारा ये कहना है, ये जानबूझ करके एक सुनियोजित ये एक साजिश है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो हिंदू परस्त होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 11 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी वोट किया और 19% का वोट शेयर है। जो पिछले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत था वहां कांग्रेस पहुंच करके गई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस समाप्त हो गई और उसको सभी वर्गों का वोट नहीं मिला। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक बात ये महसूस कर रहा हूं कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी राजनीति की राह में हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन सबको पाठ पढ़ाने का संकल्प ले लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और ये सारा कुछ जो खेल है, ये एक जानबूझ करके सुविचारित सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र रच करके जो छवि ये खत्म करने की या छवि के क्षरण की कोशिश है, उसको देश की जनता भी समझती है कि कौन हिंदू परस्त है, कौन मुस्लिम परस्त है। देश में लंबे समय तक कोई पार्टी का शासन करती रही है। उसी देश की उसी जनता ने ये आंकड़े दिए हैं। राजीव रंजन जी, समय समय पर देश से जुड़े अहम सवालों पर इसी तरह बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया, इसलिए कांग्रेस से एकदम बैलेंस की गुफ्तगू हो रही है। चलिए, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर फिर किसी दिन और जल्दी ही बैठेंगे मौलाना साहब, और आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा। फिलहाल जनगण मन में आज के लिए इतना ही।